मेरी बात सुनना, आंसू का जन्म आंख से होता है। आंसू गालों पर जीवित रहता है, होठों पर आकर दम तोड़ देता है। ये आंसू का जीवन चक्र है। अब इसमें कुदरत का करिश्मा देखना, यहाँ तक कुछ नहीं है, आगे की बात सुनना। आंसू का जन्म आंख से होता है, गालों पर आंसू जीवित रहता है, होठों पर आकर दम तोड़ देता है, और जिन होठों पर आकर आंसू की मौत होती है वहीं से मुस्कान का जन्म होता है। क्या बात है। इसलिए हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर उजाले के बाद अंधेरा है, हर सुबह के बाद शाम है, शाम के बाद सुबह है, दिन के बाद रात है, रात के बाद सुबह है, आंसू के बाद मुस्कान है, मुस्कान के बाद फिर आंसू है, फिर आंसुओं के बाद फिर मुस्कान है। ये क्रम है जीवन का, ये चलता जाता है। हम कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोमांचित होते हैं। इस चीज का नाम कवि सम्मेलन है। और ये कवि सम्मेलन आज टॉप में साकार हुआ है, इसलिए मैंने ये टिप्पणी की है। आइए मैं कविताएं आपको सुनाता हूँ। वो अभी मैं कवियत्री सम्मेलन में था भीलवाड़ा, तो एक कवियत्री ने कहा कि सूरज और चांद में इश्क हो गया, तो एक में दाग लग गया और एक में आग लगी। तो बेचारी के पास इसके आगे की कोई बात ही नहीं है, इससे ज्यादा साहित्यिक वो हो ही नहीं सकती। मैंने कहा सूरज और चांद में इश्क है, इसका सबूत यह है कि आज भी चांद सूरज के पीछे पीछे घूम रहा, सूरज चांद के पीछे पीछे घूम रहा, दोनों मिल ही नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे। ये इश्क है। और कवि सम्मेलन क्या है? कवि सम्मेलन, और मेरी बात सही हो तो मैं ताली बजाकर समर्थन करना, क्योंकि परंपरा है यहाँ तो कवि सम्मेलन की कोई नई सिरे से नहीं हो रहा है, लेकिन महसूस करना मैंने परिभाषा दी है। कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है। क्या बात है। इस इश्क में जितना जुनून होता है वो इश्क उतना ही कामयाब होता है। आप अपने भीतर कवियों के लिए जुनून पैदा कीजिए, हम आपके श्रोताओं के प्रति जुनून पैदा करते हैं और काव्य पाठ शुरू करते हैं। ताली बजाइए, मैं कविता पढ़ूंगा। पिछले दिनों में अमेरिका गया, तो अमेरिका जाते मैंने अमेरिका वालों को कह दिया, अमेरिका वालों तुम सब फिसड्डी मंद बुद्धि, हम इंडिया वाले इंटेलिजेंट। उन्होंने पूछा कैसे? और मैंने कहा तुम्हारे अमेरिका में सब मंद बुद्धि रहते हैं, हमारे भारत में सब इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। ऐसे बोला को उदाहरण दो। मैंने कहा उदाहरण लो, हमने क्या कमी उदाहरणों की? मैंने कहा देखो तुम मंद बुद्धि और हम इंटेलिजेंट हैं, उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन हुआ, जिसने मोनिका के साथ झगड़ा किया, झगड़ा भी तगड़ा किया, गजब का लफड़ा किया, खुद की इज्जत भी 2 कौड़ी की कराई, पद और देश की इज्जत भी मिट्टी में मिलाई। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देश की तारीफ की, आप लोगों की पैरवी की मैंने, और पैरवी ढंग से की हो तो फायदा लगाना देखा, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि हम भारतीय लोग सदा अक्ल की खाते हैं। इसलिए जब आदमी पूरी तरह बूढ़ा हो जाता है तब जाके उसको राष्ट्रपति बनाते हैं। किसी भी प्रकार के कोई रिस्क ही नहीं उठाते। जवान आदमी का क्या भरोसा, पता नहीं कब उसकी नीयत में खोट आ जाए। खुद की इज्जत भी 2 कौड़ी की करे, पद और देश की इज्जत भी मिट्टी में मिलाए। इसलिए अपने इंडिया में कहते हैं बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाएं। यह है अपना पॉलिटिकल वैक्सीनेशन। और आदमी का ना मच्छर तक इंटेलिजेंट होते हैं इंडिया में। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से प्रश्न किया, क्यों रे तू दुबला कैसे हो गया? 2 मच्छरों का संवाद। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से प्रश्न किया, क्यों रे तू दुबला कैसे हो गया? दूसरे ने जवाब दिया, प्रिकॉशन से जीता हूँ, आजकल आदमी का खून नहीं पीता हूँ। प्रिकॉशन से जीता हूँ, आजकल आदमी का खून नहीं पीता हूँ। उसने पूछा क्यों? वो बोला क्यों कि यार पेट खाली रहे तो रह जाए, पर एड्स की रिस्क कौन उठाए? अपने इंडिया में सब इंटेलिजेंट, और राजस्थान के लोग तो सुपर इंटेलिजेंट, और उसमें भी टॉप वाले तो सुपर डुपर इंटेलिजेंट। मैं जब पिछली बार टॉप आया तो अपनी सगी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गया। बस यही चीज है हास्य की कविता में।
शब्द को पकड़ लोगे तो आनंद नहीं कीजिए। भाई सखी को सखी कहने में क्या हर्ज है? लोग तो आजकल भगी को ही सखी कहते थे, अपन तो सखी को कह रहे हैं। तो सखी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गया तो दुकानदार ने छूटते ही मुझसे पूछा, भाभी जी के लिए चाहिए या कोई अच्छी साड़ी दिखाऊं? इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मिल नहीं सकता। अब पत्नी की बात आई, मैं आपको बताऊं साहब कि मेरी शादी बहुत मुश्किल से हुई। शुरू में तो मैं लड़कियों को रिजेक्ट करता रहा और बाद में लड़कियां मुझको। बड़ी पोजीशन खराब हो गई साहब। मैं अपने कुंवारेपन से बहुत परेशान था। मुझसे ज्यादा परेशान मेरे मोहल्ले वाले थे। एक कुंवारा पूरे मोहल्ले को टेंशन में रखता है और उससे ज्यादा परेशान मेरे सारे रिश्तेदार। सबसे ज्यादा परेशान मेरे वो दोस्त जिनकी ताजा ताजा शादी हुई थी। मुझे घर में नहीं बुलाते, बेटे बाहर से बात करके ठोकाते थे। कुंवारों की बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, वो घर ही नहीं बुलाना चाहता। आवे तो बड़े कैसी नजरों से घूरते हैं। तो मैं बहुत परेशान था, बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को, लेकिन मैंने भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। राजस्थान का आदमी बहुत अक्ल से काम करता है। मैंने कहा अखबार में विज्ञापन देते हैं, फोटो लगा के फर्स्ट क्लास, क्लासिफाइड में नहीं, क्योंकि बारीक अक्षर लड़कियों के माँ बाप पढ़ नहीं सकते, बुढ़ापे में रोशनी कमजोर हो जाती है। पैसे बेकार नहीं जाने चाहिए। मोटे मोटे अक्षरों में फोटो लगा के बॉक्स बना के अखबार में विज्ञापन दिया और पत्रकार लोग नोट करें। देखो अखबारों के सहारे मैंने कैसे ब्याह किया और मैंने मैटर बनाया विज्ञापन का। और किसी की शादी नहीं हो रही हो तो ये विज्ञापन का मैटर नोट कर ले। मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया। ऐसा मैटर कभी किसी विज्ञापन में नहीं आया, मेरे विज्ञापन से पहले और उसके बाद। सुनना, मैंने शादी का विज्ञापन दिया, अभिनंदन, शादी का विज्ञापन दिया और क्या लिखा? मैंने लिखा, विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, बिल्कुल नहीं डरे, विवाह योग्य वर कवि सुरेंद्र दुबे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइडिया है। What a great idea! An idea can change your life. अरे मैंने कहा आइडिया के बच्चे पहले मेरी वाइफ बदल के बता। इस वाइफ के रहते तो लाइफ नहीं बदल सकती। ये विज्ञापन देखे सो गया सब रात को, मैंने राष्ट्रीय सम्मान के साथ। सोचा 5 लड़कियों के माँ बाप को नींद तो आती नहीं। सुबह सुबह 5 बजे अखबार पढ़ेंगे, पढ़ते 7 बजे तो लड़की समेत घर पे आ जाएंगे। सोचेंगे कहीं ये हीरा हाथ से नहीं निकलता है। हीरा लाल जी यार, तेरे तरह है क्या जवानी, हम भी जवान थे किसी टाइम। और मैंने सोचा क्या क्या कल्पनाएं की। मैंने कहा लड़की के माँ बाप लड़कियों समेत आएंगे अपने गेट पर सुबह सुबह, और कई कहेंगे जी हाथों हाथ देख के नक्की करो। कुछ लोग तो कहेंगे चाहे 2 महीने ट्रायल पे रख लो, पर शादी है मेरी लड़की तय करो। बस पता चलने की देर है। क्या कॉन्फिडेंस था। लेकिन साहब क्या बताओ, तकदीर में खोट होती तो चोट हुए बिना नहीं रहती। अखबार के संपादक ने चोट कर दी। मेरा विज्ञापन वैवाहिक पन्नों पर छापने के बजाय शोक समाचार वाले पेज पर छाप दिया। अब वैसा वो शोक समाचार वाले पेज के विज्ञापन की त्रासदी के उसके मैटर को कोई पढ़ता ही नहीं। फोटो देखते समझ जाते कि इसका विकेट टूट गया। तो मैंने तो 7 बजे दरवाजा खोला, मैंने कहा लड़कियां ले लेके उनके गार्जियन खड़े होंगे, पता चला अंगूठा डाल डाल के तो आगे आ गए। आपको सुनाता हूँ। देखो भ्रष्टाचार में बहुत सारी बातें होती, आज नहीं हुई। मैं भ्रष्टाचार को कहता हूँ, एक दोहे में कहता हूँ, आप सुनना मजा आएगा। नेताओं से कह रहा हूँ, मंत्रियों से कह रहा हूँ, हमारे देश के सारे मंत्रियों से जो दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ यार आप तो सही कह रहे हो, जनता ही बेवकूफ है हमारी, हम लोग बेवकूफ समझते नहीं आपके काम को। सुनना, और किस लहजे में कह रहा हूँ, हिंदी बहन का लहजा देखना और आनंद लेना। नेताओं से कह रहा हूँ,
काम बड़े हैं आपके, जनता समझ न पाए। काम बड़े हैं आपके, जनता समझ न पाए। सड़क बनाई आपने, ले गई पवन उड़ाए। बरसात का भी इंतजार नहीं किया सड़क ने, कितनी बेशर्मी थी, हवा के साथ ही भागे। ये हिंदी का व्यंग है। और एक और व्यंग देखो भ्रष्टाचार पर, आपको मजा आएगा कि मैच्योर व्यंग हिंदी में कैसे लिया। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में, अंग्रेजी में जो व्यंग लिखा जा रहा है, मेरी मातृभाषा का व्यंग उससे हल्का नहीं जाना चाहिए। और नहीं गया हो तो मैं आपका प्यार चाहता हूँ, पंक्तियां देखिए भ्रष्टाचार को कैसे कह रहा हूँ कि पुलिया को मत छेड़िए। एक कहावत सुनी होगी आपने, ब्यूटी टू सी नोट टू टच। मैंने चेंज कर दी, पुलिया टू सी नोट टू टच। अगर टच तो पड़ोगे बच। कितनी ईमानदारी से बनी है देखो। पुलिया को मत छेड़िए, नाजुकिया के अंग। पुलिया को मत छेड़िए, नाजुकिया के अंग। कदम एक जो धर दिया, टूट पड़ेंगे संग। बदला बदला ढंग, यहाँ से जल्दी किसको? सरकारी निर्माण, दूर से देखो इसको। सरकारी निर्माण दूर। पहले एक पार्टी की सरकार होती थी, आजकल 25-25 पार्टियों की सरकार है। अब इससे मेरे को ये बनती कैसे, पहले तो देखो प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा। ये बनती कैसे 25 पार्टियों की सरकार है, 24 पार्टियों की सरकार है, गठबंधन की राजनीति आ गई। गठबंधन बढ़ते कैसे हैं, इसका मजेदार उदाहरण दिया मैंने। और उपमा पर हंसना, क्या उपमा दी है, कितनी साधारण उपमा निकाल के लाया हूं। जर्दा तेरे पास है, चूना मेरे पास। क्या बात है। बिना जर्दे के चूना बेकार, बिना चूने के जर्दा बेकार, पूर्ण बहुमत दोनों को ही नहीं। जर्दा तेरे पास है, चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें। स्वाद बनाए खास, पूरा है प्याज रगड़ करके बांटेंगे। पूरा है प्याज रगड़ देंगे, जनता को रगड़ करके बांटेंगे। खा कर देंगे थूक, थूक कर फिर चाटेंगे। क्या बात है। ये वो होना चाहिए, चाबुक पड़े चमड़ी उधर जाए, जिसको मारे उसके। सुनना, और प्रॉब्लम क्या है इन गठबंधनों से, और शब्द में से व्यंग्य कैसे निकलता है आप देखें। टॉप के सुधी श्रोताओं को सौंपता हूँ गठबंधन की। हाँ, गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज। क्या बात, ये पता करो, गठबंधन है, ठगबंधन है हमारी जान को। ठगों ने बंधन कर रखा है। गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, पंक्ति सौंपता हूँ। गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, सबने मिलकर लूट ली लोकतंत्र की लाज। रखा खाद पर ताज, ये हिंदी का नया मुहावरा दिया, खाद पर ताज। रखा खाद पर ताज, शुद्धि रही मंत्र में, ला इलाज घुस गया वायरस लोकतंत्र में। कोई क्या कर रहा, आजकल टीवी वालों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। एक टीवी चैनल सांप और सपने को लिपटे हुए दिखा रहा था और रिपीट कर करके दिखा रहा था, दिखाता ही जा रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, मेरा 12वीं में बच्चा पढ़ता बायोलॉजी में। मैंने उसको कहा, बेटा देखो देखिए क्या दिखा रहे, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बोला पापा चैनल बदल दो, ये नाग नागिन की ब्लू फिल्म लगा रखी। मैंने कहा पसंद हो गया यार, ये तो गनीमत है कि इन कैमरामैनों की नजर अपने गली के कुत्तों की एक्टिविटीज पर नहीं पड़ी, वरना खबरों के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे पवित्र दृश्य में देखने को मिल जाते हैं। खबर में क्या खबर है हमें पता नहीं चलता, ये क्यों खबर है ये हमें पता नहीं चलता टीवी पर देख के। तो देश पूरा इस त्रासदी को झेल रहा है। कहना चाहता हूं मैं कि इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओ। पहली बात तो मैं एलोपैथी के डॉक्टरों से इलाज नहीं कराता हूं, क्योंकि जिस पैथी में मेडिसिन ही एक्सपायर हो जाती हो उसमें मरीज कैसे बचेगा। फिर डॉक्टरों को अंग्रेजी लिखने की आदत, और अंग्रेजी भी घसीटे में, किसी का बाप नहीं पढ़ सकता उसको।
इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है डॉक्टरों की कि दोबारा पढ़नी हो तो डॉक्टर खुद नहीं पढ़ सकते कि मैंने क्या लिख दिया। डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखी थी, मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आई। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आपकी हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आई। डॉक्टर बोले चिंता मत कर, मुझे भी तेरी बीमारी समझ में नहीं है। और फिर दवाइयां कैसे लिख दी? बोले अंदाजे से। मैं कहा मेडिकल स्टोर वाला दवाई कैसे देगा? बोला अंदाजे से। मैं कहा मेरा क्या होगा? बोला मेरा अंदाजा तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मारोगे क्या? मैंने मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे बोला देश ही अंदाजे से चल रहा है, अंदाजे से गरीबी हट रही है, अंदाजे से बेरोजगारी मिट रही है, अंदाजे से तू ठीक नहीं होगा क्या? अरे डॉक्टर साहब मर जाऊंगा। अरे जब व्यक्ति बढ़ा कि देश के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए, व्यक्ति के हिसाब से देश को। ये व्यंग है हिंदी के। दरअसल हम भारतीय लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन से हमारा गहरा नाता है। अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते। कंफ्यूजन में हम 100 करोड़ हो गए। यहाँ सब एक दूसरे को कंफ्यूज करते रहते हैं, कंफ्यूज कर करके यूज करते रहते हैं, यूज कर करके फ्यूज करते रहते हैं। अंत में सब यूज हो जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबको घोर शांति मिलती है। यहाँ कंफ्यूजन का प्रोसेस बचपन से स्टार्ट हो जाता है। बचपन में मेरे 2 आदर्श थे, एक महात्मा जी एक मास्टर जी, दोनों ने मिलकर मुझे कंफ्यूज कर दिया। मास्टर जी कहते खूब मेहनत करो, खूब काम करो। अब देखो कंफ्यूजन कैसे आता है। मास्टर जी कहते खूब मेहनत करो, खूब काम करो, और महात्मा जी कहते काम मनुष्य का दुश्मन है। मैं कंफ्यूज हो गया। उस दिन से मैंने काम करना बंद कर दिया। मास्टर जी कहते हिंदी अंग्रेजी सामाजिक ज्ञान जितने विषय हैं हर विषय की पूरी तैयारी करो, और महात्मा जी कहते विषयों से दूर रहो। अब मैं काम कुछ करता नहीं, विषयों से दूरी, टाइम पास करना भी जरूरी। मैंने सोचा अब क्या करूं। मैं महात्मा जी के पास गया, मैंने कहा अपने इंटरेस्ट की बात वही कहते हैं। मैंने महात्मा जी से कहा महात्मा जी काम कुछ करता नहीं, विषयों से दूरी, टाइम पास करना भी जरूरी, अब क्या करूं? महात्मा जी बोले प्रेम करो। मैंने कहा वेरी गुड, किससे करूं? बोले सबसे करो। तो मेरी क्लास में जो सबसे खतरनाक कन्या थी, अगले दिन से अपने उसी से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया। उससे इतना प्रेम किया कि बाकी से प्रेम करने का टाइम ही नहीं मिला। एक दिन कॉलेज में मैंने उसे प्रेम से कमल का फूल भेंट किया, जवाब में उसने मेरे थप्पड़ मार दिया। मैंने पूछा तूने ये क्या किया? वो बोली तूने तेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, मैंने मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया। ये तो गनीमत थी कि लड़की कांग्रेसी थी। बाय द वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की होती तो कंपाल बन जाती, हंसी ऐसे गर्दन उतार लेती, हथौड़ी से कपाल क्रिया कर देती। बहुत लबड़े हैं साहब जान को। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि हम खुद को अक्ल वाला और बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं। और मेरी गारंटी है जो खुद को अक्ल वाला और बाकी को बेवकूफ नहीं समझे, कुछ भी हो सकता है, भारतीय नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी माँ आज भी मुझे बेवकूफ समझती है। मैं 50 साल का हो गया, मेरी माँ आज भी मुझे बेवकूफ, सच कह रहा हूँ, मेरी माँ आज भी मुझे बेवकूफ समझती है। और पत्नी समझती नहीं है, कहती है कि तुम बेवकूफ हो। और बच्चे कहते हैं कि पापा आप तो समझ ही नहीं सकते। सवाल ये, और पंक्ति आपका प्यार चाहती है, सवाल ये है कि जिन 3 पक्षों के लिए मैं तिल तिल कर अपनी जिंदगी जला रहा हूँ, दरअसल वो तीनों मुझे क्या समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये अलग बात है कि मैं भी इन तीनों को बेवकूफ ही समझता हूँ। ये नामों की बात कर रहा था, कई नाम ही ऐसे होते हैं कि नाम सुन के हंसी आ जाए। मेरे एक दोस्त का नाम है, नाम सुनना ध्यान से, आपको भी हंसी आएगी। उसका नाम है बीबी के लाल। बीबी के लाल। मैंने कहा भाई के लाल तो बहुत देखे भैया, बीबी का लाल आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं अपने ब्यावर शहर में कभी अस्पताल में नहीं जाता था क्योंकि डॉक्टरों के नामों से घबराता था। अब डॉक्टरों के कितने खुखार नाम मेरे ब्यावर में। एक तो डॉक्टर बाघ, दूसरा डॉक्टर नाग। बाघ से बचो तो नाक खा जावे, नाक से बचो तो बाघ चबा जावे। ऐसे में हॉस्पिटल जाने की रिस्क कौन उठावे? मैं वो हार्ट के डॉक्टर साहब, उनका नाम डॉक्टर प्राण ले ले।
पट्टा देखता भी एकांत में अकेले, कोई हेल्प करने में नहीं आ सकता। एक दवाई से शराब छुड़ाने वाले डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर पीके दुत्त। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरदास। मैं आंखें टेस्ट कराने गया उन्हीं के पास। अब कमरे में अकेले डॉक्टर साहब, कौन रिस्क उठा सूरदास से आंखों का इलाज कराने की? अपन अकेले मरीज, अकेले वो डॉक्टर, 2 जने कमरे में कुल। डॉक्टर साहब ने मुझे बिठाया, नाम और उम्र पूछी, बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक ही जगह 2 दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब ने छूटते ही कहा, आप चारों को ये बीमारी है क्या? अगले को 4 दिख रहे थे। कहने का मतलब इस देश में हम अपनी समस्या लेके जिस किसी के पास जाते हैं, अगला ऑलरेडी डबल समस्याग्रस्त मिलता है। भीतर से कंपाउंडर निकला, उसका भी बाप कहने लगा थी भीड़ गाय को लगा रखी। एक एक करके आओ तब डॉक्टर साहब को दिखाओ। उस भाई को पता नहीं कितने दिखाई दे रहे थे। ये हमारे देश की जेन्युइन प्रॉब्लम है साहब। खाड़ी युद्ध हुआ, 28 देशों ने अकेले इराक पे हमला किया तो सारी दुनिया घबरा गई। अपन यहाँ बैठे बैठे घबरा गए थे, उनकी मिसाइलों का निशाना चूक गया तो अपने लेने के देने नहीं पड़ जाए। तो एक आदमी ने मुझसे पूछा, द्विवेदी जैसे 28 देशों ने मिलकर अकेले इराक पे हमला कर दिया, वैसे 28 देश मिलकर बाय द वे इंडिया पे अटैक कर दे तो तुम क्या करो? अगर 28 देश मिलकर बाय द वे इंडिया पे अटैक कर दे तो तुम क्या करो? मैंने कहा यार करना क्या है, हम गांधी जी के देश के नागरिक, अहिंसा के पुजारी, हम उनसे झट कहते हैं गोला बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। गोलियां रख जाओ और बदले में गिर करके आदमी ले जाओ। इतने दिनों में तो और हो जाएंगे, क्योंकि इसका हमारे यहाँ लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। हमारी उत्पादन क्षमता भी दुनिया में नंबर 1 है। पता नहीं खाने में क्या लेते हैं, हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। एक्साइज ड्यूटी टोटली फ्री है, इसलिए घर घर में इंडस्ट्री है। ये अपने देश की हालत है। अब सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है। एक दिन भगवान मिल गए, मैंने भगवान से पूछा, भगवान देश आपके भरोसे चल रहा है क्या? भगवान बोले, मूर्ख मैं तो खुद ही देश के भरोसे चल रहा हूँ। अगर आप देश मुझे मानना बंद कर दे तो मैं काहेगा भगवान बचा? और कहा भगवान, अब भगवानों के भी इतने परेशान। भगवान बोले, हम भगवानों की परेशानी तुम इंसानों से 100 गुना ज्यादा है नादान। मैंने पूछा कैसे भगवान? वो बोले, देख अंतिम देव गणना के हिसाब से तो 33 करोड़ तो देवी देवता, फाइनल डाटा यही है अपने पास। अपन ये मान के चलते हैं देवताओं ने आगे कुछ भी नहीं किया होगा। अंतिम देव गणना के हिसाब से 33 करोड़ तो देव देवता और अंतिम जनगणना के हिसाब से 100 करोड़ भक्त। अब भक्तों और भगवानों की संख्या का अनुपात है इतना सख्त कि 100 करोड़ भक्तों में 33 करोड़ देवी देवताओं का भाग दें तो एक भगवान के हिस्से में औसतन 3.25 भक्त आते हैं। इससे ऐसे में कितने ही भगवान तो भक्त विहीन भगवान रह जाते हैं, जैसे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। कई भगवान इस उम्मीद में जी रहे हैं कि भक्तों के घर देर है, अंधेर नहीं है। कोई न कोई भक्त हमारे लिए भी अवश्य अवतार लेगा जो हमें इन मुश्किलों से तार देगा। मैंने कहा भगवान ऐसी जटिल बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। खाएगा भोला है तो तुष्टिकरण का अभ्यासी है, तेरे जैसा चंड को यही नहीं। मैंने कहा भगवान कैसे? अरे बोले तू क्या, तुम्हें जैसे सारे लोग चंड है यहाँ दुनिया में जो मेरे भक्त होने का दम भरते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले देखो यहाँ आदमी सोमवार को शिव जी के जाता है, जल चढ़ाता है, मंगलवार को हनुमान जी के हाजिरी में जाता है, बुधवार को गणेश जी को सैल्यूट ठोक के आता है, चौथे दिन पता नहीं किस भगवान के पास जाता है। हर भगवान को खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है, हर भगवान से अपना ध्यान रखने का और पंक्ति सुनना और प्यार देना। हर भगवान से अपना ध्यान रखने की कहता है, खुद इतना होशियार है कि खुद किसी एक भगवान के भरोसे नहीं रहता है। जबकि भरोसा ही भगवान है। क्या बात है, ये भगवान है आपके। हमसे लोग राम का प्रमाण मांगे, हम कहां से देंगे प्रमाण? हमारा विश्वास है कि राम है तो है, और दुनिया की ताकत हमसे प्रमाण नहीं मांग सकती। क्यों ना? भरोसा ही भगवान है। और पंक्ति अगली भी सुनो, ये भी बढ़िया पंक्ति है, जबकि भरोसा ही भगवान है और इसी भरोसे में तो प्रतिपल प्रत्येक भक्त का इम्तिहान है। वाह वाह।
इसी भरोसे में भक्त होने का इम्तिहान है। मैंने कहा भगवान कृपया ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा ये जन्म सफल हो जाए। भगवान बोले क्यों बताऊं? मैं कहा भगवान इसलिए बनाए मेरा अधिकार बनता है। आदमी अपना इंडिया का बहुत ऊंचा खुद के अधिकार की बात पहले करता है। मेरा तो अधिकार बनता है। उन्होंने कैसे बनता छोड़ते? मैंने कहा मेरा अधिकार बनता है भगवान, मैं आपका कट्टर भक्त, सुबह उठ के पहले आपके मंदिर में आता हूँ, आपके दर्शन पाता हूँ तो कहीं जाता हूँ, आपके दर्शन नहीं पाता हूँ कहीं नहीं जाता हूँ, इसलिए मुझे वो उपाय बताए जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। पंक्तियां सुनना भगवान का जवाब। और एक एक श्रोता के हाथ खुलने चाहिए, क्योंकि कविता में कविता जैसी कोई चीज अगर पहुंचती है और ऐसी चीज पहुंचती है जिसे आप अपने बच्चों को सुनाना चाहें तो फिर कविता सम्मेलन और कविता दोनों सार्थक होती। मैं वो बात कहता हूँ भगवान क्या कह रहे हैं मुझे। मैंने कहा भगवान कृपया मुझे वो उपाय बताएं जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। भगवान बोले रे नादान, तेरा और मेरा तो जन्म जन्मांतरों का नाता है। क्या बात है। इंसान से भगवान कह रहे हो, पंक्ति सुनना और आपका भी ध्यान सुनना। भगवान बोले रे नादान, तेरा और मेरा तो जन्म जन्मांतरों का नाता है। पर एक बात बता, जब तेरे माता पिता जिंदा है तब फिर तू रोज मेरे मंदिर में किस लिए आता है?